आज हम चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे हैं। एक क्लास में जितना हो सकेगा वो सब कर लेंगे। दिस इज द चैप्टर नेम इज, बहुत बड़ा नाम है चैप्टर का, कार्बन कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उन तमाम कार्बन कंपाउंड्स को इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे जिसके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन मौजूद होता है। वो काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं, जैसा कि अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एस्टर्स हैं। ये सारे कंपाउंड्स हुए जिनके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन कहीं ना कहीं मौजूद होता है। ठीक है, सो सबसे पहले अल्कोहल्स को स्टार्ट किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्टिंग द क्लास विद अल्कोहल, द टॉपिक ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल आप जानते हैं कि अल्कोहल्स के बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ रखा है कि अल्कोहल होता है ROH, अल्काइल रेडिकल के साथ OH ग्रुप की अटैचमेंट होती है। अगर आपसे कही जाए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की, तो उसमें 3 टाइप्स के अल्कोहल हमारे पास होता है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, अच्छा बच्चे मेरिट वगैरह का पूछते हैं अक्सर ना, कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से जो मेरिट है, तो यार कंप्यूटर साइंस का मेरिट तो बहुत हाई लगता ही है। मतलब आई डोंट नो कि ऐसा क्या पब्लिक के अंदर है कि उनको CSE चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे NED के हैं, NED में इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैं सिविल नहीं है, मैं पूरा बैच KU का टेस्ट दे रहा है UBIT के लिए। NED के बच्चे अपने, मतलब कंप्यूटर के फील्ड के अलावा जितने भी बच्चे NED में एडमिशन लिए ना, वो सब के सब UBIT का टेस्ट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, भाई उनका तो एडमिशन हो गया ना, अब छोड़े अब उसको, लेकिन वो दे रहे हैं टेस्ट। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले, हर डिपार्टमेंट वाले, तो वो एक अलग, फिर रिपीटर्स अलग हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बाकी जो बच्चे बचे हुए बच्चे हैं उनका मेरिट खुद ब खुद अप हो जाता है। नहीं उनको लेना होता है भाई, वो UBIT में होगा, वो सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल छोड़कर वो UBIT आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक बच्चों को दिल कंप्यूटर साइंस में ही लगा हुआ है, वो सिविल में नहीं लग रहा, मैकेनिकल में नहीं लग रहा। तो ये एक इशू है, इसकी वजह से मेरिट इतना डाउन होने के चांसेस होते नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे आए। क्योंकि फिर हर बच्चा ले रहा है ना, कंप्यूटर के अलावा कोई फील्ड पता नहीं, पसंद ही नहीं आ रही किसी को, क्या इतनी फील्ड है किसी तरफ आप चले जाएँ, लेकिन नहीं, स्टूडेंट्स को जाने उसी तरफ देखते। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात करें, अल्कोहल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, वो ज़्यादा आराम से पास हो सकेंगे क्योंकि वो NED पास करके बैठे हैं, अच्छे नंबर ला के इलेक्ट्रिकल में बैठे हैं जाकर, वो तो उनके लिए और आसान है पास करना। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जब बात की जाती है तो, और साथ में MD कैट के अंदर भी साथ में ही मसला है कि फार्मडी में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। एग्रीगेट जिनकी 81, 82 एग्रीगेट भी है ना MBBS में, वो भी फार्मडी अप्लाई करना चाह रहे हैं। उनको भी लग रहा है यार नहीं होगा हमारा, तो हम अप्लाई करते हैं। मतलब 81, 82 एक अच्छा एग्रीगेट है MD कैट के अंदर, लेकिन वो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। जबकि लास्ट ईयर के मेरिट के लिहाज से तो सही है, बट वो स्टूडेंट्स अभी भी परेशानी में, और वो फिर MD कैट के भी बड़ी तादाद में बच्चे फार्मडी अप्लाई करें KU के अंदर, तो उसका मतलब उसका मेरिट भी बहुत डाउन नहीं जाने वाला। इसका कहते ही मतलब यही है, सिंपल सी बात है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन से अल्कोहल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक OH ग्रुप हमारे पास मौजूद होगा, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि हमारे पास मिथानॉल है, मिथाइल अल्कोहल, इथानॉल है, इथाइल अल्कोहल, दीज आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। सेकंड हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। ड्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स किसे कहते हैं? जिसके अंदर 2 OH ग्रुप हमारे पास मौजूद है, वी हैव 2 OH ग्रुप इन इट, तो हमारे पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। इथाइल ग्लाइकोल एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल है डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। इथाइल ग्लाइकोल आपको पता है, आपने पढ़ा था चैप्टर 7 में, इथीन की ऑक्सीडेशन से बनता है ना। ये इथीन की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो ये स्पेसिफिक कंपाउंड बनता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, सो दिस इज अ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। थर्ड हमारे पास एक हो सकता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होंगे भाई? जिसके अंदर हमारे पास 3 OH ग्रुप की अटैचमेंट होगी, दीज आर नोन एज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल विच कंटेन्स 3 OH ग्रुप्स।
अब उसमें जो हमारे पास सबसे मशहूर है कंपाउंड है, देखो 3 OH ग्रुप आ गए। काफ़ी आसान चैप्टर है ये, ठीक है, तो उसमें बस समझते रहें, मेरी बातों को सुनते रहें, चीज़ें खुद ब खुद आसान होंगी। तो ये हमारे पास दिस वन इज़ कॉल्ड ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो ग्लिसरॉल हमारे पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ये तो हमारे पास हो गया कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसके बाद हम किसी कंपाउंड को स्टार्ट करें, थोड़ा सा मिथानॉल, थोड़ा सा इथानॉल को डिस्कस करते हैं। अगर हम CH3OH की बात करें, जिसको हम लोग कहते हैं मिथानॉल, या फिर इसी को हम कॉमन नेम में कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसका एक कमर्शियल नेम आपको याद रखना है कि इसी का जो कमर्शियल नेम हमारे पास है, कमर्शियल नेम इस कंपाउंड का, इसको कहा जाता है वुड स्पिरिट। इसी को वुड स्पिरिट कहते हैं। प्रिपेयर किस तरह करते हैं इसको, हाउ टू प्रिपेयर इट, अलग अलग तरीक़ों से प्रिपेयर किया जा सकता है इसको। सबसे पहले तो हम वुड से ही प्रिपेयर इसको कर सकते हैं, लकड़ी से प्रिपेयर कर सकते हैं कि वुड है, कोई भी वुड है हमारे पास, तो वुड की अगर हम करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वुड की अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, ये वुड आपको देगा एक लिक्विड जिसका नाम है पायरोलिग्नस एसिड। पायरोलिग्नस एसिड, इस पायरोलिग्नस एसिड में काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। इसमें एसीटोन होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है, इसी के अंदर हमारे पास वुड स्पिरिट होती है, मिथाइल अल्कोहल। तो जब हम इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या होता है, हमें मिथाइल अल्कोहल या वुड स्पिरिट हमें ऑब्टेन होता है। दैट्स वाई इसको वुड स्पिरिट कहते हैं, जो कि लकड़ी से हासिल होता है। दूसरी चीज़, फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन से इसको हम बना सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH। इसमें अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो ये भी हमारे पास CH3OH बन सकता है। 5 बॉन्ड टूटेगा, दोनों हाइड्रोजन ऊपर नीचे आ जाएंगे, मिथाइल अल्कोहल। वाटर गैस से बनाया जा सकता है, CO+H2, आपको पता है, दिस इज़ द मिक्सचर एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस। और वाटर गैस को क्या करें, वाटर गैस का जब साथ में रिएक्शन होता है तो वो भी हमारे पास मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। दिस इज़ द प्रिपरेशन मेथड। फिजिकल प्रॉपर्टी में बस एक बात याद रखें, फिजिकल प्रॉपर्टी में बस एक बात याद रखें कि ये हमारे पास होता है टॉक्सिक इन नेचर, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसको खास रिएक्शन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको आप याद रखेंगे। और या हम एक केमिकल प्रॉपर्टी बस एक देख लेते हैं, चलें एक केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एस्टरिफिकेशन। ये मशहूर है, एस्टरिफिकेशन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये इथाइल अल्कोहल में भी आ जाएगा। एस्टरिफिकेशन किसे कहते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्कोहल रिएक्शन करता है किसके साथ भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब भी रिएक्शन होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें एस्टर बनता है और उसमें वाटर बनता है। तो ये हर तरह के अल्कोहल से रिएक्शन कर जाते हैं। जैसे कि इथाइल अल्कोहल अगर आप ले लेंगे, CH3OH, सॉरी मिथाइल अल्कोहल या मिथानॉल, और उसका रिएक्शन अगर आप CH3COOH से कर दें एसिटिक एसिड के साथ, तो हमारा CH3COOCH3 बनेगा, मिथाइल एसीटेट, ठीक है, और साथ में वाटर लिबरेट हो जाएगा। दिस इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी। एक याद रख लें, एस्टरिफिकेशन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक का सबसे मशहूर रिएक्शन है जो एस्टर और वाटर देता है। यूज़ की बात की जाए, इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, स्पिरिट है ये, तो इसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर एक और इसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल, ज़्यादा मशहूर इस्तेमाल क्या है, इट इज़ यूज्ड टू मेक, इससे हम बनाते हैं क्या भाई, मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, उसके अंदर मिथानॉल ऐड किया जाता है जिससे वो टॉक्सिक हो जाता है और अनफिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है। तो ये मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने के लिए मिथानॉल को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये मिथानॉल एक कंपाउंड हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, समझ में आ गई बात मिथानॉल के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एक और कंपाउंड देख लेते हैं, इथानॉल, जो कि 2 कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल के अंदर। एक और कंपाउंड है C2H5OH, इसको हम लोग कहते हैं, IUPAC में कहते हैं इथानॉल, और कॉमन में इसको नाम हम लोग देते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी का कमर्शियल नेम क्या है, इसी का एक और नाम होता है, इसका कमर्शियल नेम याद रखिएगा कि इसका कमर्शियल नेम हमारे पास होता है ग्रेन अल्कोहल। अनाज से हासिल किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेन अल्कोहल, ठीक है भाई।
अब इसकी अगर प्रिपरेशन की बात करें, लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इट। किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाएगा, किस तरह से इसको बनाया जाएगा। तो इसको बनाने का एक बड़ा एक मशहूर तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन हम कर सकते हैं इसके अंदर स्टार्च की फर्मेंटेशन से ये बन जाता है हमारे पास है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन हमारे पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। फर्मेंटेशन हमारे पास एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर एंजाइम यूज़ किया जाता है और एंजाइम्स क्या करते हैं? रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो एंजाइम असल में हमारे पास होते हैं बायो कैटलिस्ट। ये हमारे पास बायो कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। स्टार्च क्या हमारे पास होता है? C6H10O5। ये स्टार्च होता है हमारे पास, मुख्तलिफ ग्रेन वगैरह से हासिल किया जाता है, जैसे कि पोटैटो है या फिर राइस है। दिस इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ स्टार्च। बहुत सारे होते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं डिटेल में उसको। अब स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च के थ्रू इथाइल अल्कोहल को पैदा करते हैं, जिसको शराब भी कहा जाता है नॉर्मली, ठीक है। अब अगर आपको स्टार्च के फर्मेंटेशन से थ्रू करना है तो आपको मुख्तलिफ एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास होता है C6H10O5। इसमें जो फर्स्ट पहला एंजाइम यूज़ किया जाता है वो होता है दैट इज़ कॉल्ड डायास्टेस। डायास्टेस किस में होता है? माल्ट में होता है ये, और ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है C12H22O11 में। इसका मतलब उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोस में। माल्टोस शुगर का नाम है। फिर ये C12H22O11, फिर फर्दर हम इसके अंदर डालते हैं ईस्ट निकालता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है माल्टेज। एंजाइम्स के नेम के आखिर में नॉर्मली एज आ रहा होता है इसका सफिक्स। ये क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर देता है C6H12O6 में, ठीक है, मतलब इसको ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। फिर फाइनली क्या होता है कि ये ग्लूकोज है, इस पर ईस्ट में मौजूद एक और एंजाइम ऐड करता है जिसका नाम होता है जाइमेज। अब जाइमेज क्या करता है? इसको C2H5OH में चेंज कर देता है इथाइल अल्कोहल में, और साथ में वाटर रिलीज़ हो जाता है। फिर इसको हम फर्दर प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। ये हमारे पे इथेनॉल बन गया, C2H5OH हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन गया। बच्चे एक अच्छी शराब बनी है, इसमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको रिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम 60% तक हम 90% तक हम इसको रिफाइन करते हैं। 90% प्योर जो हमारे पास इथेनॉल होता है उसका नाम याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट। और अगर आप इसको 100% प्योर कर दें, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। और अगर आप इथेनॉल के साथ मिथेनॉल को मिक्स कर दें, ये हमारे पास कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड मीथाइलेटेड स्पिरिट। जैसे को हम लोग कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, जो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। ये जो हमारे पास है मिथाइलेटेड स्पिरिट, दिस इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इसको हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हमने एक चीज़ की फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च की फर्मेंटेशन शॉर्ट में बताया, वरना लॉन्ग क्वेश्चन होता है काफ़ी। उसके बाद दूसरी चीज़ हम यहाँ पर एक और चीज़ की फर्मेंटेशन कर सकते हैं। हम यहाँ फर्मेंटेशन कर सकते हैं किसकी भाई? मोलेसिस की। सुना होगा आपने ये नाम, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। मोलेसिस क्या चीज़ हमारी होती है? हमारे पास मोलेसिस इज नॉन क्रिस्टलाइन शुगर केन सिरप। शुगर इंडस्ट्री में जब शुगर बनाया जाता है तो फिर उसमें क्या करते हैं? गन्ने का जो रस होता है उसको क्रिस्टलाइज करके चीनी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसा मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में ऐसा गन्ने का रस होता है जो कि क्रिस्टलाइज नहीं हो पाता, जो शुगर फॉर्म नहीं कर सकता, वो गाढ़ा सा एक लिक्विड बन जाता है, उसको कहते हैं मोलेसिस। उस मोलेसिस से क्या करते हैं? शराब बनाते हैं, मतलब इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। अब वो कैसे बनाया जाता है उसको देख लें। मोलेसिस क्या होता है? दैट इज़ सिंपल, ये हमारे पास शुगर ही है, C12H22O11 ही है ये हमारे पास, ठीक है, शुगर ही होता है, सक्रोज होता है ये हमारे पास, ठीक है। तो C12H22O11, दिस इज कॉल्ड
दिस इज सक्रोज, जो मोलेसिस है असल में, चीनी का फार्मूला ही होता है जो गन्ने से निकलता है। उसमें फिर डायरेक्ट हम ईस्ट डालते हैं, ईस्ट निकालता है सबसे पहला एंजाइम जिसका नाम है सक्रेज। सक्रेज क्या करता है, सक्रेज इसको C6H12O6 के 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता है। एक हमारे पास कहलाता है ग्लूकोज और एक हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज फ्रक्टोज है दोनों को क्या किया जाता है कि ईस्ट हमारे पास फिर फाइनली एक एंजाइम निकालता है जो ऊपर भी निकाल रहा था, जाइमेस। जाइमेस क्या करता है, इसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये वाटर नहीं रिलीज़ होता, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है लास्ट स्टेप में। तो ये हमारे पास इधर से भी बन जाता है। तो 2 तरीके से हम समझो बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2 बहुत मशहूर तरीके हैं, MCQs बनते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो MCQs आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, फिज़िकल प्रॉपर्टी में बस इसकी बॉइलिंग पॉइंट याद रखेंगे, पूछेंगे आपसे टेस्ट में। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत मशहूर है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ याद करने की नीड नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर केमिकल प्रॉपर्टी आपको इसकी देखनी ही है तो एक तो आप इसकी भाई एस्टेरिफिकेशन देख लो। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, एस्टेरिफिकेशन करेगा, चूँकि अल्कोहल किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा, एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी। दूसरा आप रिएक्शन इसमें देखोगे, वो क्या देखोगे इसके अंदर, एस्टेरिफिकेशन के अलावा इसकी ऑक्सीडेशन देख लो। ऑक्सीडेशन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कोई भी अल्कोहल आप ले लो, वॉट एवर अल्कोहल यू आर टेकिंग, जब भी अल्कोहल के आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा भाई, वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, असल में पहले वो एल्डिहाइड बना लेगा, एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस्तेमाल की बात करें, यूजेस की बात करें इसके इस्तेमाल क्या हैं हमारे पास इथेनॉल के, तो सबसे इसका मेजर इस्तेमाल ये क्या, एज अ बेवरेज। इट इज़ यूज्ड एज अ बेवरेज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। बेवरेज के तौर पे मतलब जो है वो शराब के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में पीने के लिए। ठीक है, समझ आ गई बात सबको। दिस इज सिंपली अबाउट इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कस कर सकते हैं ईथर। ईथर पे आते हैं, अल्कोहल्स ख़त्म हो गए, अब हम ईथर को देखते हैं। ईथर के बारे में आपको पता है कि तो ईथर्स होते हैं, ईथर्स आर ROR, दिस इज ईथर। ईथर कहलाते हैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल्स के अटैचमेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड ईथर। अब इसमें हमारे पास 2 तरह के ईथर हो सकते हैं, आइदर वी हैव सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा, दोनों आर सेम होंगे, या फिर हमारे पास होगा एसिमेट्रिकल ईथर जिसमें दोनों आर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो एसिमेट्रिकल ईथर हमारे पास होता है। और जितने भी ईथर्स होते हैं ना, ईथर्स याद रखिएगा, ईथर जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्टर रिएक्शन नहीं कर पाते, रिएक्टिविटी इनको स्लो होती है ईथर्स की। अल्केन्स वगैरह से भी लेस रिएक्टिव होते हैं। अब जहाँ तक बात है कंपाउंड को स्टडी करनी थी, तो उसमें हम एक कंपाउंड स्टडी करेंगे C2H5O, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड, कॉमन में इसको अलग बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर। और IUPAC में इसका नाम दिया जाएगा इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर के तौर पर इसको कहा जाता है, पुकारा जाता है। अब इसकी प्रिपरेशन किस तरह से होती है, 2 प्रिपरेशन इसकी देख लें, अल्कोहल से दोनों प्रिपरेशन यहाँ पर की जाएगी। सबसे पहले इसको बनाया जा सकता है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से इसको आप बना सकते हैं, लेकिन आप 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेंगे, क्योंकि 1 मोल से इथीन बनेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C2H5O C2H5 में, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये तरीका है अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन करने से। दूसरा हम कर सकते हैं, एक और तरीका अपना सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। साइंटिस्ट का नाम था विलियमसन जिसने इसको बताया था, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें डबल स्टेप प्रोसीजर होता है।
अल्काइल हैलाइड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कोई अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, उसका रिएक्शन हम करा लेते हैं। लेट्स से या विलियम सर ईथर सिंथेसिस अल्कोहल को यूज़ करते हैं, सॉरी फॉर दैट। इसमें भी अल्कोहल यूज़ करते हैं, सोडियम से रिएक्शन होता है और आपके पास सोडियम ईथॉक्साइड बनता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है। इस सोडियम ईथॉक्साइड के साथ फिर रिएक्शन हम करा लेते हैं इथाइल क्लोराइड का, ये हमारे पास बना लेता है डाई इथाइल ईथर और साथ में NaCl अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम ईथर्स को बना सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट तरीके याद रखिए। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि इट इज़ अ हाईली वोलेटाइल लिक्विड। ये हाईली वोलेटाइल लिक्विड होता है, हाईली वोलेटाइल लिक्विड होता है। वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट इसकी होती है, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरा, इट प्रोड्यूसेस एनेस्थीसिया, ये भी एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती है इथीन की तरह, मतलब इसको ज़्यादा देर तक सूंघेंगे तो फिर बेहोश होने का खतरा है। यूज़ क्या है इसका, इस्तेमाल क्या है इसका, मीन्स ये जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज़ डाइथाइल ईथर, इसका इस्तेमाल एनेस्थीसिया के तौर पे तो है ही। एक इसका एक और इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल देख लें, इट इज़ यूज्ड टू मेक ब्लूर्स रिएजेंट, इससे हम ब्लूर्स रिएजेंट बनाते हैं। अब ब्लूर्स रिएजेंट किससे कहा जाता है, ब्लूर्स रिएजेंट एक लिक्विड है, ब्लूर सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, जिसमें दो चीज़ें मिक्स होती हैं, डाई इथाइल ईथर होता है और साथ में इथाइल अल्कोहल होता है। इसका मिक्सचर हमारे पास कहलाता है ब्लूर्स रिएजेंट। करता है क्या है, इट कैन डिज़ोल्व लिपिड्स, ये लिपिड्स को, लिपिड्स मतलब फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं बायोलॉजी में, तो ये इसको क्या कर लेता है, इसको डिज़ोल्व कर लेता है। लिपिड्स वगैरह, नेचुरली अकेरिंग ऑयल्स, फैट्स, एक्सेस वगैरह, इनको डिज़ोल्व कर लेता है। तो ब्लूर्स रिएजेंट को बनाने में उसका इस्तेमाल होता है ईथर्स का। बस ईथर के बारे में इतनी बात काफ़ी समझ में आ गई बात। एक और कंपाउंड ख़त्म हो गया ईथर। ईथर के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज़ कॉल्ड एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को स्टार्ट करते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड हमारे कोर्स में। ठीक है, टोटल कंपाउंड हमारे पास इसमें मिथानॉल है, इथानॉल है, डाइथाइल ईथर है, फॉर्म एल्डिहाइड है, एसीटोन है, एसिटिक एसिड है, इथाइल एसिडेट है। 7 कंपाउंड है ना, तो भी यहाँ 3 कंपाउंड मैंने करा दिए, 4 कंपाउंड बच गए। ठीक है, तो अब इसमें ईथर्स के बाद नेक्स्ट हम एल्डिहाइड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बस समझ रही नहीं यहाँ तक, थोड़ा ज़्यादा ही मैं करा दे रहा हूँ कि चलो आखिरी बस 3 क्लास कैलकुलेटेड बची हुई है, तो उसके लिहाज से मुश्किल क्वेश्चंस भी आ जाए तो उसको भी अटेम्प्ट करना आए। बट फिर भी ये जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं केमिस्ट्री, उसका ये जितना आपने याद किया होगा उसके 25% ही है, बट फिर भी ज़्यादा है। ये 25% भी बच्चे एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी नहीं करते, वो 10 से 15% ही तैयारी करते हैं एक चैप्टर की। मैं 25% तक करा रहा हूँ तो ये भी ज़्यादा ही है। 100% तो करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, 100% तो ना आप कर पाएंगे उतना, सिंपल सी बात है। 100% इंटर में नहीं कर पाता बच्चा, तो आप वो कैसे एंट्री टेस्ट में तो कर ही नहीं सकते, नामुमकिन है। एल्डिहाइड की जब बात कर लें, एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है दैट इज़ RC+OH, दिस इज़ एल्डिहाइड। ठीक है, अब एल्डिहाइड में हमारे पास डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। इसका एक कंपाउंड हमें पढ़ना है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड हमारे कोर्स में, इस इन बोर्ड में इसको पढ़ना है। फॉर्म एल्डिहाइड क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन हो, मतलब इस तरह से होता है ना, दिस इज़ फॉर्म एल्डिहाइड, देखा होगा आपने, दिस इज़ फॉर्म एल्डिहाइड। अब इसका कॉमन नेम तो यही है फॉर्म एल्डिहाइड। IUPAC में इसको क्या नाम देंगे, दिस विल बी कॉल्ड मिथानल। IUPAC में इसको मिथानल कहते हैं। इसको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है, हाउ टू डू द प्रिपरेशन ऑफ इट। बस एक प्रिपरेशन आप इसकी देख लें कि मैंने बताया था ना, अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से इसको बनाया जा सकता है। एक प्रिपरेशन याद रख लें कि इथानॉल की, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथानॉल या इथाइल अल्कोहल। इथानॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होगी। इथानॉल क्या होता है हमारे पास, दिस इज इथानॉल, इथानॉल नहीं सॉरी मिथानॉल की करेंगे इसमें, दिस इज मिथानॉल, ऑक्सीडेशन की गई, कोई भी यूज़ कर लें, K2CR2 7 यूज़ कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
अब यहाँ से क्या होगा, एक H रिमूव हो जाएगा वाटर बन के, और यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड वाटर अलग। दिस इज द फेमस प्रोसीजर। जितने भी एल्डिहाइड बनते हैं अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से बनते हैं। अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देगा, कोई भी एसिटिक एसिड, ये तो फॉर्मिक एसिड दे देगा, बाकी एसिटाल्डिहाइड हो तो एसिटिक एसिड भी दे सकता है आपको। तो ये हमारे पास होगी इसकी प्रिपरेशन। अच्छा, अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल रिएक्शंस की बात करें कि किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हमें दे सकता है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं सोचता हूँ कि क्या आपको बता दूँ। देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बताना ही है, कुछ भी कर लो। ऑक्सीडेशन सिंपल, मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन जब भी होगी, एल्डिहाइड की जब भी ऑक्सीडेशन आप करोगे, ये आपको दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे और अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर ऑक्सीजन इसमें ऐड होकर ये आपको एसिटिक एसिड दे देगा। सिंपल बात है। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड, इसमें अगर आप याद कर ले, बस मैं आपको बता रहा हूँ ना कि क्या क्या रिएक्शन करके क्या बन रहा है, मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्टेज है, ठीक है। सेकंड है कि फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन अगर आप अल्कोहल से करोगे C2H5OH से, ये आपके पास बनेगा एसिटल, एसिटल, ठीक है। ये MD-CAT में भी आया था सवाल, ये सवाल एसिटल्स के बारे में। तो एसिटल बनेगा। अब एसिटल क्या होता है ये आप छोड़ दो उसको, एसिटल बनता है जब इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करे। थर्ड, फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्सिलामाइन से NH2OH से, तो ये हमारे पास बनेगा, दिस विल बी फॉर्मिंग ऑक्साइन। फिर हमारे पास बनेगा ऑक्साइन। यही चौथा रिएक्शन देख लो कि अगर यही फॉर्मल्डिहाइड अगर आपके पास रिएक्शन करेगा, एक कंपाउंड का नाम मैं लिख देता हूँ, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन से, तो ये हमारे पास बना लेगा फिनाइल हाइड्राजोन। बाकी बड़े कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती हैं बड़ी इसकी, तो आपको बस इक्वेशंस याद नहीं रखनी, आपको रट लेना है इसको कि ये इससे रिएक्शन करके यही बन रहा है, क्योंकि कंपाउंड फिर बनाएंगे ना तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। अच्छा, पांचवा अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब इसकी ट्राइमराइजेशन कर लेते हैं। ट्राइमराइजेशन से मेरा 3 अगर आप फॉर्मल्डिहाइड अगर आप यूज़ करोगे, 3 फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करोगे तो ये आपस में हो जाएगी इसकी ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन में आपस में मिक्स हो जाएंगे और एक पॉलीमर बन जाएगा, एक ट्राइमर बन जाएगा। उस नाम बस उसको याद रख लें, दैट विल बी कॉल्ड मेटाफॉर्मल्डिहाइड। उसको हम लोग मेटा फॉर्म एल्डिहाइड कहेंगे। तो ये ट्राइमर एक है, 3 फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से बनेगा। बस ख़त्म हो गई बात। प्रिपरेशन पे हो गई, यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई ऐसी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो बस वो ये है कि ये एक गैस होती है, इट इज़ अ टॉक्सिक गैस बट सॉल्युबल इन वाटर। इट इज अ टॉक्सिक गैस which is soluble in water। पानी में हल हो जाने वाली गैस है, टॉक्सिक है, ये भी जहरीली होती है। और इसका इस्तेमाल क्या है, इसी वजह से इसका एक यूजेज आता है कि जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो इसका 40% सॉल्यूशन फॉर्मलिन कहलाता है, जिसको हम बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी की लैब वगैरह के अंदर। तो सिंपल एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब जहाँ पर मतलब चेकर की है, सोच जाए पेपर बनाने वाले की यार ये देना चाहिए MCQs। क्योंकि जब हम फॉर्मल्डिहाइड हम हमसे को पूछता है ना यूजेस, मुझे यूजेस सारे आते हैं इसके जो बुक में लिखे हुए, लेकिन सबसे पहले मैं बोलता फॉर्मलिन इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल है ये हर केमिस्ट्री के टीचर के दिमाग में फॉर्मलिन घूम रहा होता है फॉर्मल्डिहाइड बोलने पर। तो वही फिर क्या होता है, वही चीज़ फिर पेपर में आती है सामने, जब केमिस्ट्री के टीचर पेपर बना रहे होते हैं। तो ये हमें इस चीज़ को पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ याद कर लो, वरना लिखा हुआ तो बहुत कुछ है। क्योंकि मैं भी टीचर बता रहा हूँ और जो पेपर बना रहे हैं वो भी टीचर ही बना रहे होंगे ना भाई, तो वो यही सोच रहे होते हैं मेजर बातें कि जिसकी वजह से ये चीज़ पहचान में आती है उसकी चीज़। तो 40% सॉल्यूशन याद रखिएगा, 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड, इसको पुकारा जाता है, इसको कहा जाता है क्या भाई, फॉर्मलिन। पूरा याद रखना है, विच इज अ बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव, मतलब फ्रॉक्स वगैरह को इन सबको प्रिजर्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
एक और इस्तेमाल देख लो, दूसरा एक्सप्लोजिव बनाने में भी इसका इस्तेमाल है। फॉर्मेल्डिहाइड को जब तुम नाइट्रिक एसिड से मिलाओगे ना, फॉर्मेल्डिहाइड को जब तुम नाइट्रिक एसिड से मिलाओगे HNO3 से, तो यहाँ पर यह हमारे पास बनेगा साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट बनेगा। अब साइक्लोनाइट है क्या चीज़? साइक्लोनाइट असल में बच्चों है, दिस इज़ एन एक्सप्लोजिव, जिसको इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, दूसरी जंग अजीम में इसको एज एन एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया था साइक्लोनाइट को। ठीक है, यूजेस में बस ये 2 यूजेस आप इसके याद रखें। एक और यूज़ देख लें, थर्ड एक और बता दे रहा हूँ। एंटी पोलियो वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल है, एंटी पोलियो वैक्सीन। इसके अलावा एक इस्तेमाल इसका आपको होता है, बेकलाइट भी बनाते हैं इससे फिनॉल के साथ रिएक्शन करके, बट वो पीछे पढ़ लिया तो रिपीट में दोबारा चौथा पॉइंट नहीं लिखूंगा। एंटी पोलियो वैक्सीन के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जर्म्स वगैरह को किल अप करने के लिए। आगे बात समझ में सबको सिंपल यहाँ तक क्लियर है? ये फॉर्मेल्डिहाइड की बातें डिस्कस हो गई। इसके बाद हम आते हैं, क्योंकि 4 कंपाउंड हमारे पास हो गए, 3 बच गए। ठीक है, वो हमारे पास एसीटोन बचा, एसिटिक एसिड बचा और कार्बोक्सिलिक एसिड बचा। तो मसला यहाँ तक सिंपल है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं हम एसीटोन को। एसीटोन से पहले मैं आपको कीटोन का थोड़ा हाव नो दे देता हूँ। कीटोन, कीटोन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो चीज़ें, अब आपको मैं चूँकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम 3 क्लासेस हमारे पास है, 1 क्लास में लाजमी हमें कंप्लीट करना है ना इसको, तो आई थिंक आप सवाल कर नहीं रहे, इसलिए भी चीज़ आगे बढ़ रही है। तो ये कि अब चूँकि क्रैश बैच इसके अंदर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा फास्ट पेस हमारा चलता है, इसके अंदर है फास्ट पेस पे चल रहे होता है। ये इंटरमीडिएट में ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप इंटर में मेरी क्लास में बैठोगे ना तो फिर इतने फास्ट लेकर हम नहीं चलते चीज़ों को, फिर वो एक पढ़ाएंगे ना सिर्फ ये क्लास, सिर्फ ये क्लास में सिर्फ ये पढ़ाएंगे तुम्हें, सिर्फ इतने टॉपिक में पूरा बोर्ड भर देंगे, सिर्फ इतने यहाँ से यहाँ तक में पूरा यहाँ तक भर देंगे, क्योंकि फिर एक्सप्लेन कर रहे होंगे, एक एक तरह से एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, समझा होंगे, सवाल कर रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे आपसे, बहुत कुछ होता है। फिर वही बच्चे जब एंटी टेस्ट में बैठते हैं ना फिर उनको मसला नहीं होता है, जो इंटरमीडिएट में अच्छे तरह से पढ़ के आगे गए होते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ ज़रूरी होता है। जैसे हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट के होते हैं ना, जब वो एंटी टेस्ट में बैठते हैं हमारे अपने कैंपस के, इंटरमीडिएट कैंपस के, अब उसमें उनको मसला नहीं होता पढ़ाने में। वो मुझसे कहते सर ये तो पढ़ा है, इसको क्या पढ़ा रहा है, आगे पढ़ाई। फिर उनको फेडरल, पंजाब, ये O लेवल, रेड स्पॉट ये सॉल्व करा रहे होते हैं उनको, मतलब ऊपर की चीज़ है। वो कहते हैं सिंध बोर्ड तो हमें रटा हुआ है, सिंध बोर्ड क्या करें, क्योंकि हमने उसको इतना पढ़ाया होता है ना उस चीज़ को कि उनको वो चीज़ मसला नहीं करती है। ये सब उनको पढ़ाने की नीड ही नहीं होती है। तो ये तो रट के आए हुए तो पहले ही टेस्ट वेस्ट दिया हुआ। लेकिन आप चूँकि आप डिफरेंट सेंटर्स के स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं पता किसने कितनी नॉलेज हासिल की, इसलिए आपको मुझे पूरा बताना पड़ता है। अगर आपको इसमें कोई मसला आता तो आप मुझसे पूछेंगे सर कि ये क्या चीज़ है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। देयर इज़ नो इशू इन ऑल, आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। हाँ, समझ में जहाँ तक आ रहा है तो दैट्स ओके, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो आप मुझसे बताएँ तो मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा उसको, क्योंकि मैं टॉपिक आपके सामने मिटाता नहीं हूँ। मैं आपको बोलता जो लिखा हुआ है कहीं पर भी मसला आप वहाँ पर पूछें, सर ये चीज़ क्या है, तो क्या पता मुझे बोर्ड का मसला नहीं है, मैं यहाँ पर लिख कर मिटा दूंगा, उसके बाद फिर टॉपिक आगे बढ़ा दूंगा आपको समझा के, कोई ऐसा इशू थोड़ी नहीं। कीटोन के बारे में बात करेंगे नाउ, दैट इज़ कीटोन। हाँ, जो स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर से ही पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में तो उसको भी इतना मसला नहीं आने वाला है, क्योंकि यही सब मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है पहले से अपने लेक्चर्स के अंदर। एक एक टॉपिक होता है ना, थंबनेल जो आती है वीडियो पे, उस पर लिखा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, पूरे 1 घंटे का, आधे घंटे का लेक्चर भी एक टॉपिक पे होते हैं इतने पे। फिर फर्मेंटेशन पे एक अलग लेक्चर 1 घंटे का पूरा बना होगा, वो सिर्फ इतना बता रहा हूँ उसके डिटेल में, पूरी कहानी वानी सब सुना रहे हो तो उसमें दुनिया भर की। जब लेक्चर आप मेरे सुनोगे ना तो बड़ा मज़ा आता है उसको सुनने में, इंटरेस्टिंग होता है वो। उसमें स्टोरीज़ शेयर कर होता है, अभी टाइम नहीं है स्टोरीज़ शेयर करने का कि मैं आपको बताऊँ कि क्या कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी हमारा मकसद सिर्फ टेस्ट के लिए जाना है आगे। कीटोन पे बात करते हैं, ठीक है, कीटोन पे बात करते हैं। तो लाइक देखो केमिस्ट्री भी ना एक अच्छी फील्ड है, केमिस्ट्री को बुरी फील्ड नहीं। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि सर ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वो है इसमें NED के अंदर, और उसने कहा कि सर वो मैं UBAT का टेस्ट देना चाहती हूँ और ये, और मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है और इस तरह की चीज़ें, ये वो होता है अक्सर। जबकि NED में एडमिशन हो चुका है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की अच्छी फील्ड है, बट चूँकि एक पास्ट एक्सपीरियंस केमिस्ट्री के साथ बच्चों को इतना बुरा होता है ना कि यार कि बच्चा केमिस्ट्री लेने नहीं चाहता है वो, क्योंकि वो रट मार के कैसे रात मतलब कुछ करके वो पास कर रहा होता है उसको, जाहिर सी बात उसको नफरत हो चुकी होती है। नंबर तो उसके अच्छे केमिस्ट्री में आए भी होते हैं सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में, लेकिन उसके लिए उसने बहुत मेहनत की होती है, बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है ना, समझ में नहीं आ रहा होता अक्सर। अब ये चीज़ क्या होता है, बच्चों को दूर कर देती है इस चीज़ से। वो कहते हैं इसी के मुकाबले में बाकी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, तो हम क्यों ना वो सब्जेक्ट अपना लें, इसको क्यों अपने, इसको तो बड़े मुश्किल से हमने पास किया, नंबर लेकर आए, ये चीज़ है। बट मेरे स्टूडेंट्स का भी ऐसा नहीं होता। कितने स्टूडेंट्स IC उन्होंने लिया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लिया, जबकि उनको और फील्ड्स मिल रही थी, लेकिन उन्होंने IC उठाया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री NED के अंदर,
क्योंकि उनको डर ही नहीं लगता इस चीज़ से, चूँकि मैंने उनको उसमें इंटरेस्ट दिलाया है, तो वो बच्चे आराम से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री उठाते हैं। और इससे क्या फ़ायदा, जिनको केमिस्ट्री लेना ही होता है ना, तो वो आराम से ले लेते हैं और सबसे जल्दी जॉब पे भी वही जाकर लगता है। ये केमिस्ट्री के जो जॉब्स हैं चूँकि आप जितनी भी जाओगे ना लेबोरेटरी वगैरह उसके अंदर, जितनी भी हर कंपनी जितनी भी कंपनीज है ना, उसके अंदर QC लैब्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल जिसको हम कहते हैं। हर QC के अंदर आपको क्रोमेटोग्राफ मिलेगा, HPLC मिलेगा, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोप्स मिलेंगे, UV IR, ये सारी मशीन्स मिलेंगे। इनको केमिस्ट के अलावा कोई ऑपरेट ही नहीं कर सकता दुनिया का इंसान, और उस मशीन को चलाए बिना कंपनी रन ही नहीं हो सकती। चाहे वो दुनिया की कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, फूड इंडस्ट्री हो, ड्रग इंडस्ट्री, कुछ भी हो, वो बिना क्वालिटी कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट्स के बिना चल ही नहीं सकती। लैब वर्क जिसको हम कहते हैं, हर एक जगह पर लैब होता है, हर एक कंपनी के अंदर लैब बिना केमिस्ट के चल ही नहीं सकता। उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, अगर आपने देखी होगी, वो सब केमिस्ट ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो कैसे ये फील्ड, तो फिर जो जब तक वो क्वालिटी कंट्रोल वाला उसको चेक करके आगे नहीं बढ़ाएगा ना, भाई एक टॉफ़ी बन रही है, एक बिस्किट बन रही है, एक पैनाडोल बन रहा है, लेट से पैरासीटामॉल बन रहा है। अब अगर एक पैरासीटामॉल GSK कंपनी में बन रही है, तो जब तक वो केमिस्ट जो QC लैब के अंदर जब तक उसको साइन करके स्टैम्प करके आगे नहीं बढ़ाएगा ना, तब तक कंपनी रन ही नहीं होगी, वो फार्मूला आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो इतना बड़ा काम है केमिस्ट का कि उसकी वजह से सारी कंपनी रुकी रहेगी अगर उसका काम आगे नहीं बढ़ा तो। और हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री से भागते हैं कि नहीं यार नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, जबकि सबसे जल्दी मैं बच्चों को फिजिक्स से कहता हूँ, फिजिक्स की जॉब्स नहीं है, मैथमेटिक्स की जॉब नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री की है, ये माननी पड़ेगी आपको बात। तभी तो मेरिट आप देख लें KU में केमिस्ट्री का कहाँ जाता है। आप ऐसे कुछ बच्चों को हो भी नहीं रहा होगा एडमिशन उसके अंदर, केमिस्ट्री का मेरिट इतना हाई जाता है। मतलब अगर आप यहाँ से हटा लोगे ना उसको, और जो फूड साइंस जो आप कह रहे हो, तो फूड साइंस जो पढ़ जाता है, तो फूड साइंस केमिस्ट्री की फील्ड है, उसमें केमिस्ट्री ही पढ़ी जाती है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो UBIT को हटा दो, फार्मडी हटा दो, फार्मडी भी केमिस्ट्री है पूरी ओवरऑल। फार्मडी में 5 साल आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, वो पूरा 5 साल पढ़ेंगे। मेडिसिन तो केमिकल से ही बनेगा ना भाई। हाँ, कंप्यूटर साइंस वाहिद फील्ड है UBIT जिसमें केमिस्ट्री नहीं है, बाकी सब में। फार्मडी में भी है वही आपको फील्ड, आपको उसमें माइक्रोबायो में मिलेगी, यही बायोकेमिस्ट्री में मिलेगी, प्योर केमिस्ट्री में मिलेगी, अप्लाइड केमिस्ट्री में मिलेगी, सब में मिलेगी जो अच्छी फील्ड्स हैं। बायोटेक में मिलेगी केमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा। तो केमिस्ट्री तो है, सिर्फ कंप्यूटर वाहिद फील्ड है जिसके अंदर केमिस्ट्री आपको नहीं मिलती है, वरना हर जगह पर आपको लगभग मिल रही होती है स्कोप वाली फील्ड के अंदर। स्कोप वाली फील्ड में या तो कंप्यूटर पढ़ना है या तो केमिस्ट्री पढ़नी है। अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो फिर आप UBIT में कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, अगर आप मेडिकल के हैं तो फिर आप फार्मडी ले रहे हैं, उसमें केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोटेक ले रहे हैं उसमें केमिस्ट्री पढ़ना है, माइक्रोबायो ले रहे हैं उसमें केमिस्ट्री पढ़ना है, फूड साइंस ले रहे हैं उसमें केमिस्ट्री पढ़ना है, तो बात खत्म हो गई। फिजिक्स मैथ्स कोई लेना नहीं चाहता है क्योंकि उसकी स्कोप नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा वो नहीं है, बस समझ में आ रही है। तो इसको समझो इस चीज़ को कि आगे मेडिकल वालों को तो लाजमी इसी फील्ड में जाना है। तो एज कीटोन की हम बात करते हैं, कीटोन्स की बात करते हैं। कीटोन्स क्या होते हैं हमारे पास के RC⋅OR, दिस इज कीटोन, कार्बोनाइल के दोनों तरफ रेडिकल्स अटैच होंगे, दैट इज कॉल्ड कीटोन। अब कीटोन में क्या है कि अब यहाँ पर कीटोन के अंदर ये R में कोई भी रेडिकल्स हमारे पास अटैच हो सकते हैं। अगर यहाँ पर हम दोनों तरफ CH3 लगा दें तो ये सबसे सिंपलेस्ट कीटोन हमारे पास बन जाएगा। इस कीटोन को हम कहेंगे, या तो इसका नाम हम कहेंगे IUPAC में प्रोपेनॉन, या फिर इसको हम कहेंगे एसीटोन, या फिर इसी को कहा जा सकता है डाइमिथाइल कीटोन, इसी के नाम है। इसकी प्रिपरेशन डिस्कस की जाए कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा, इस कीटोन को, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से होती है कीटोन की या एसीटोन की, प्रोपेनॉन की, डाइमिथाइल कीटोन की। तो इसका एक प्रिपरेशन बस याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करें लेकिन अल्कोहल की नहीं करें, प्राइमरी अल्कोहल्स की नहीं करें, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड बनता है। आप इसमें ऑक्सीडेशन करें सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जब भी हम करते हैं तो फिर हमें एसीटोन मिलता है, कीटोन मिलता है। आप सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल लेंगे तो 3 कार्बन वाला कीटोन मिल जाएगा, दैट इज एसीटोन प्रोपोनोन। जैसे कि COH CH3 हो गया, ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल सेक दिख रहा है आपको, क्योंकि ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन, इसके दो तरफ रेडिकल अटैच्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया K2 और Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये H और ये H निकल गया बाहर और बना CH3 C⋅O CH3 एसीटोन और साथ में वाटर। दिस इज अ मेथड यू नीड टू रिमेंबर अबाउट कि सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, जब कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कीटोन,
ये तो हो गई। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी देखने की जरूरत नहीं है कीटोन की, कोई खास ऐसी है नहीं इंपॉर्टेंट क्या मैं लिखूँ, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी एक है इंपॉर्टेंट, बस वो देख लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में बस एक आपको देखना है, और वो एक प्रॉपर्टी कौन सी है भाई, कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन ये एमडी कैट में भी आया था इस साल, और वो क्वेश्चन ही गलत था असल में, आयोडोफॉर्म वाला क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, तो पता नहीं उसके नंबर दिए नहीं दिए, मुझे नहीं पता इस बारे में, बट इसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा कुछ भी खास ऐसा। ठीक है, बट था मसला तो था। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन मतलब मैं कहता हूँ कि पेपर मुश्किल बनाया जाए लेकिन सही बनाया जाए। आसान बना के आप उसके अंदर भी खीस वीस में मसला करोगे ना, ये बहुत गलत बात है। पेपर नो डाउट बहुत आसान था, लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने बाकी जो भंड मारे ना उन्होंने DUHS वालों ने, ये बहुत उन्होंने गलत किया है। पेपर मैं कहता हूँ मुश्किल बनाए, बहुत मुश्किल बनाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ें सही हो ताकि एक तरह से जज हो पाए बच्चा। ऐसे तो कैपेबिलिटी जज नहीं हो पा रही ना, अगर मसले आ रहे हैं उसके अंदर, तो फिर तो ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रही सिस्टम के अंदर, ये अच्छी बात नहीं है। तभी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, जो भी किया, तो वो चीज़ है, बेफसूद रहा, लेकिन वो सिंपल सी बात है, लेकिन गलत है एक तरह से। नाइंसाफ़ी तो, इनजस्टिस तो है बच्चों के साथ। एक तरह से फ़ायदा तो ये क्या कि टेस्ट बड़ा आसान दिया, जिस क्वेश्चन में मसला नहीं था वो बड़े आसान सवाल थे। ये तो बच्चों का फ़ायदा उन्होंने किया, इस पर तो मानना पड़ेगा कि है। और नुकसान ये कर दिया कि बाकी जो सवालात में जो कीज़ वगैरह में मसला कर दिया, तो एक उन्होंने प्लस माइनस इक्वल करके बराबर कर दिया मेरे नज़दीक, मतलब दोनों बराबर कर दिया। हाँ, मुश्किल भी पेपर बहुत बना दे, तब भी बच्चे शायद बोलते सब पता नहीं कहाँ से पेपर बना दिया, कैसा बना दिया, तो फिर भी तो बोलना ही था ना। इसमें इस बार उसके बजाय इस तरह से बोल रहे हैं बच्चे के कीज़ में मसला कर दिया। मसला नहीं होना चाहिए था, कीज़ वाला मसला तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए था। बाकी मुश्किल बनाए, एमडी कैट को मुश्किल होना चाहिए, बट हाँ वो बहुत सारी चीज़ें, वो मसले जो है मतलब क्लियर कट एक बात बताएं। अब जैसे KU वाले कुछ दे ही नहीं रहे आपको सिलेबस, सिंपल बात है ना, वो बात ही खत्म हो गई भाई। सिलेबस दिया ही नहीं है तो कहीं से ही पूछ सकते हैं सिंध बोर्ड में, फिर हम उन पर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। मतलब उन्होंने कोई सिलेबस दिया ही नहीं, वो एंटरटेन ही नहीं करते सिलेबस को, उन्होंने बोला कहीं से भी करके आ जाओ। अब हम कुछ कितना भी मुश्किल पेपर बना दें हम उस पर क्लेम नहीं कर सकते, उन्होंने दिया ही नहीं था सिलेबस कोई। अब वो सिलेबस दे के फंस गए कि उससे बाहर क्यों दिया फिर आप। जैसा हमें मिड टर्म का सिलेबस स्कूल में नहीं मिलता था, सिलेबस मिलता था तो फिर हमें उसी से देना पड़ता था, उससे आउट आ गया तो फिर गलत हो गया भाई। हम पहुंच जाते थे भाई PTM के अंदर कि भाई ये कैसे दे दिया आपने, ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो सिलेबस देने पे मैनेजमेंट फंस जाती है जाके, जैसे ये फंस गए। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन बड़ा मशहूर रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन एसीटोन करता है। बस आप सिंपल ये चीज़ याद रखें कि हमारे पास अगर कीटोन हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, उसकी रिएक्शन अगर हम कराएं Na2CO3 से सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है, तो इन द प्रेजेंट, और उसके साथ हमारे पास रिएक्शन हो आयोडीन के साथ, तो इसमें एक बड़ा मशहूर कंपाउंड बनता है हमारे पास CHI3। एक बड़ा मशहूर कंपाउंड बनता है हमारे पास उसके अंदर CHI3। ये जो CHI3 कंपाउंड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और ये इसके क्रिस्टल्स याद रखिएगा कि इसके येलो क्रिस्टल्स होते हैं, पीले रंग के क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बस ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे MCQ आ सकता है। एसीटोन ये रिएक्शन करता है, सबसे मशहूर आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। यूजेस की बात कर लें कि यूजेस क्या है एसीटोन का, यूजेस ऑफ एसीटोन एक ही इस्तेमाल है भाई, नेल पॉलिश रिमूवर, थिनर बोलते हैं जिसको आप लोग। नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, आजकल तो पील ऑफ आते हैं, टेंशन ही कोई नहीं, ऐसे छिल दो, ठीक है। लेकिन पुराने ज़माने में ना वो आता था, बड़े जतन करनी पड़ती थी उसको मिटाने के लिए, थिनर लेके उसको फिर थिनर से मिटाओ। तो वो उस वक्त नेल पॉलिश रिमूवर एक हुआ करता था, उससे हम रिमूव किया करते थे, हम तो मतलब रात के हमारे बच्चे। तो बाकी और भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बुक में ये मेंशन है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये इस तरह से नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। थिनर जिसको हम लोग कहते हैं, देखा होगा आपने, और भी इस्तेमाल बहुत सारे इसके। यस, घर की दीवारें साफ़ करने के लिए भी बच्चों ने अगर उसमें रंग दिया और लिपस्टिक वगैरह से, इससे उससे तो उसको साफ़ करने के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे रंग देते ना, वो छोटे बच्चे होता है नेल पॉलिश नेल में लगाने की बजाय दीवार पे लगाते। अब उसको मिटाने के लिए भी थिनर यूज़ किया जाता है, अक्सर दीवारों पे होता है। ऑयल पेंट्स वगैरह को रिमूव करने के लिए भी होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके काम है। अब समझ में आ गई बात, सबको क्लियर है यहाँ तक बात, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट इसके बाद दो कंपाउंड रह गए, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ही हमारे पास कहलाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड
और ये सारे के सारे हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं। ऑल दीज आर वीक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है, RCOOH, पता है ना सबको, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके टाइप्स की अगर बात की, अच्छा इसी में फैटी एसिड भी हो सकता है अगर इसका लॉन्ग चेन आ जाए। अगर इसी का चेन अगर लॉन्ग हो जाए तो दिस विल बी फैटी एसिड, ठीक है। तो लॉन्ग चेन अगर आ जाए, अगर कार्बन की चेन लंबी हो जाए तो इसी को हम लोग फैटी एसिड कह देंगे, ठीक है। तो फैटी एसिड बायोलॉजी में अक्सर पढ़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के टाइप्स की जब बात की जाती है, टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 3 टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा बच्चों, जिसके अंदर सिर्फ एक COOH ग्रुप मौजूद होगा, वो हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे मिसाल के तौर पे CH3COOH एसिटिक एसिड, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ही COOH ग्रुप अगर आपको दिख रहा है कार्बोक्सी ग्रुप इसके अंदर। दूसरा हमारे पास कहलाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, जिसके अंदर हमारे पास 2 COOH ग्रुप्स हमारे पास अटैच होंगे, दिस विल बी कॉल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मिसाल के तौर पे जैसे बड़ा मशहूर है ऑक्सैलिक एसिड, सुना है ना, तो ये जो ऑक्सैलिक एसिड हमने पढ़ा था इससे पहले, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ही कंपाउंड में 2 जगह पर COOH ग्रुप अटैच होता है, राइट पे भी लेफ्ट पे भी, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, जिसमें 3 COOH ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी, दिस विल बी कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मिसाल के तौर पे जैसे सबसे एक मशहूर कंपाउंड लिखता हूँ, कार्बन के इस तरफ COOH, इस तरफ COOH, इधर पे OH और इस तरफ COOH, ये एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। 3 जगह पर आपको COOH ग्रुप यहाँ पर आपको दिख सकता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, लेमन्स में। तो सिट्रिक एसिड हमारे पास क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, खट्टे टेस्ट का होता है ना, तभी एसिड है ये। अब आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो टाइप समझ में आ गया सबको, 3 टाइप्स, मोनो डाई ट्राई। इसके बाद प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक प्रिपरेशन देख लो सिर्फ, जस्ट अ सिंगल प्रिपरेशन यू नीड टू नो दैट इज के, बल्कि प्रिपरेशन से मुराद ये कि हम पहले तो कंपाउंड देख लें, कंपाउंड कौन सा पढ़ने वाला, उसके बाद प्रिपरेशन कर लेंगे। तो कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं अभी एसिटिक एसिड, सुना है नाम, एसिटिक एसिड। इसी को हम लोग IUPAC में बोलते हैं इथेनोइक एसिड। इसी का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ऐसे ही होता है। और कमर्शियली किसके अंदर पाया जाता है, ये बहुत मशहूर बात है, विनीगर के अंदर। विनीगर जो होता है ना, सिरके के अंदर आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, लिक्विड होता है ये, ठीक है। तो एसिटिक एसिड एक लिक्विड है। अब आते हैं इसके प्रिपरेशन पे। तो पता तो होना भाई कंपाउंड कौन सा पढ़ रहे हैं, एसिटिक एसिड पढ़ रहे हैं अभी। प्रिपरेशन, एक ही प्रिपरेशन जो पढ़ के आ चुके, मैंने क्या बताया, एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर भी बताया था, इधर कहीं होगा पता नहीं, गुम हो गया, तो होगा लिखा हुआ लेकिन कहीं ना कहीं, कि जब भी एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अगर आप ले लेते हैं CH3COOH, ये हमारे पास कहलाता है एसिड एल्डिहाइड। इस एसिड एल्डिहाइड की आप कर दें ऑक्सीडेशन तो आपके पास बन जाएगा CH3COOH, ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएगा, दिस इज एसिटिक एसिड। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके हम इसको बना सकते हैं यहाँ, ठीक है भाई। तो ये एक मेथड आप इसका याद रखिए इसकी प्रिपरेशन का। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के लिहाज से भी देख लेते हैं, चलो दोनों देख लेते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि इसका सावर टेस्ट होगा, खट्टा टेस्ट होगा, लिक्विड है, ठीक है। तो इट इज अ लिक्विड, ब्लूपर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है क्या अभी भी
है? Is there a cat? You can check. मुझे नहीं दिख रही है, तो चेक करें किधर है। Where it is? तो आप लोग तो पीछे बैठ जाए, सीट चेंज कर लेना। इनविजिबल है। तो भाग भी जाती बेटा अब तक होती। ओके नाउ लिसन, बस 5 मिनट की क्लास रहती है। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। ओके, सो इट इज अ लिक्विड विद अ सावर टेस्ट। तो लिक्विड है, सॉर टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है, जो कि विनीगर के जिस तरह से होता है, ठीक है। और बस ये कि आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी याद कर लें। केमिकल प्रॉपर्टी की जब बात होती है इसकी, केमिकल रिएक्शंस किस तरह से दे सकता है ये, तो बस वही एस्टरिफिकेशन देगा। इसका एक ही मशहूर रिएक्शन हमें पता है, दैट इज एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, जो कि अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे, एस्टर और वाटर बनाएंगे। बस कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। यूजेस की बात कर लें, इस्तेमाल की बात कर लें। इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? तो फ्लेवरिंग ऑफ फूड, सबसे मशहूर बात तो यही है, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल। फ्लेवरिंग ऑफ फूड, हाँ भाई सर्दी आ गई ना भाई, चिकन कॉर्न सूप में डलेगा ये एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका जो डलेगा, सोया सॉस, चिली सॉस के साथ डलेगा। बस समझ में आ गया सबको? दिस इज सिंपली अबाउट एसिटिक एसिड। लास्ट कंपाउंड पढ़ के चैप्टर खत्म करते हैं। एस्टर, एस्टर, एस्टर क्या होता है भाई? RCOOR, यही होता है एस्टर, पता है ना? RCOOR स्ट्रक्चर में बना सकते हैं तो ऐसे बना लो, यही है एस्टर। कार्बोनेट एक तरफ रेडिकल, एक तरफ OR, चैप्टर 6 में बताया था फंक्शनल ग्रुप के अंदर। अल्काइल अल्कानोइड, नाम हम नहीं लिख रहा भाई, टाइम नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, जो कंपाउंड हम पढ़ने वाले डायरेक्ट उस पर बात करते हैं। तो जो कंपाउंड हम यहाँ पर एस्टर का पढ़ेंगे, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट पढ़ेंगे। इथाइल एसीटेट क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, दिस इज इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट असल में हमारे पास एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है, और जो कहाँ पाया जाता है? असल में हमारे पास पाइनएप्पल जूस में पाया जाता है। जो अनानास का रस होता है उस वही होता है हमारे पास इथाइल एसीटेट। पाइनएप्पल जूस का जो फ्लेवर होता है, जो टेस्ट आता है पाइनएप्पल का, वो इथाइल एसीटेट की वजह से आता है। आते हैं प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। या प्रिपरेशन डिस्कस करने की चीज़ ही नहीं है, चूँकि ये सिंपल सी बात है, एस्टरिफिकेशन से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एस्टरिफिकेशन से बन सकता है। एस्टरिफिकेशन तो प्रोसेस ही वही है जिसके अंदर एस्टर बनते हैं। तो एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एस्टर्स आर मेड। और एस्टर जितने भी होते हैं, जितने भी एस्टर्स होते हैं, उनका कैसा होता है भाई? स्वीट टेस्ट होता है, मीठे टेस्ट के होते हैं ये, जैसे पाइनएप्पल जूस एक मीठे टेस्ट का होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं दो तरह के मीडियम में, एसिडिक और बेसिक। रिएक्शंस देख लेते हैं कि इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में करेंगे तो क्या होगा कि जो एसिडिफिकेशन है ना, उसका उल्टा हो जाएगा। एसिडिफिकेशन क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन के एस्टर और वाटर बना, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, बस और कुछ नहीं करना। CH3 COO C2H5 और लिया वाटर, एसिडिक मीडियम में करना है तो ये ऊपर आ गया इसका H2SO4, बन गया क्या? एसिटिक एसिड बनेगा CH3 COOH और साथ में C2H5OH, मतलब इथाइल अल्कोहल। ये हमने एसिडिक मीडियम में कर दी। इसके बाद एक और हाइड्रोलिसिस हम करेंगे, और ये हाइड्रोलिसिस किस में करेंगे हम? बेसिक मीडियम के अंदर, बेस की प्रेजेंस में। और जब इसको बेसिक मीडियम में करेंगे तो यही रिएक्शन हमारे पास कहलाएगा। दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? इन विच द सोप्स आर मेड। वो रिएक्शन जिसमें साबुन बनता है उसको सेपोनिफिकेशन कहते हैं, और वो किसी एस्टर की बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस सही होता है। करके देख लेते हैं। लेट्स से कि हमने ले लिया एस्टर CH3 COO C2H5, एस्टर ले लिया और एस्टर के साथ रिएक्शन कर दिया NaOH का
इस बार एरो के ऊपर वाटर आ जाएगा, ये बेसिक मीडियम है। तो ये हो गया हमारे पास माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस वाला माइनस से जुड़ा, माइनस वाला प्लस से जुड़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, बना CH3 COONA सोडियम एसीटेट और प्लस साथ में बना इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो ये जो आपके पास बना ना सोडियम एसीटेट, दिस इज एक्चुअली सोप, ये साबुन का फार्मूला है, सोप का फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसके यूजेस देख सकते हैं, यूजेस देख सकते हैं। यूजेस तो एक तो यही मतलब पता लग गया कि साबुन बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग साबुन, वही यार सोप, और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सोप, सोप बनाने में इस्तेमाल कर सैपोनिफिकेशन में। इट इज़ यूज एज आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्लेवर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इसको, जैसे टॉफ़ी वगैरह से पाइनएप्पल वाली को टॉफ़ी है पाइनएप्पल फ्लेवर की, अब उसमें पाइनएप्पल का रस थोड़ी ना डालेंगे उसके अंदर, उसमें इथाइल एसीटेट को यूज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर डाल रहे होते हैं ताकि वो एक फ्लेवर उसका पाइनएप्पल जैसे ही आ जाए। जितने भी फ्लेवर्स होते हैं, जितने भी फल के फ्लेवर वो एस्टर्स के अंदर आ रहे होते हैं, तो वो एस्टर्स ही ऐड किया जाता है टॉफ़ीज़ वगैरह में, जेलीस वगैरह में, ताकि उस जैसे एक फ्लेवर आ सके। रियल टेस्ट ही उसको ऐड करते हैं। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा ना वो जो आ रहे होते हैं, क्या नाम है, स्लश वगैरह जो हमारे पास होता है यार, सोडा वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, नाम ही भूल गया, लिम्का वगैरह जो होता है, सही। तो लिम्का में बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं कि ब्लूबेरी है भाई, मैंगो है, ये वो, तो वो फ्लेवर्स वो रियल फूड से नहीं बने होते हैं, वो फूड फ्लेवर्स होते हैं, वो एस्टर वगैरह के कंपाउंड्स होते हैं, मिठास देते हैं वो। लिम्का हम पाकिस्तान में नॉर्मली वो लेमन फ्लेवर होता है, स्लश एक्चुअली सबको हम लोग कह रहे होते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिनॉल को। फिनॉल की डिस्कशन चल रही है। फिनॉल किसे कहते हैं? फिनॉल भी असल में अल्कोहल के अंदर ही आ जाता है हमारे पास, ठीक है। फिनॉल का जो कॉमन नेम दूसरा हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। इसी को कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला C6H5OH हो जाता है, ठीक है। मतलब बेंजीन रिंग लेते हैं और बेंजीन रिंग के साथ हम एक OH को अटैच कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड फिनॉल, ठीक है। अभी जो फिनॉल है इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है, ये भी मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास होते हैं, तो हम इसकी क्लासिफिकेशन पहले कर लेते हैं फिनॉल की, कितने टाइप्स की होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, तो एक फिनॉल तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास कहलाएगा वो फिनॉल जिसमें एक OH ग्रुप लगा हो, जिसको हम कह सकते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होगा? जिसमें एक OH ग्रुप अटैच होगा, बस, दैट इज़ मोनोहाइड्रिक फिनॉल। एक तो नॉर्मल फिनॉल तो आपका हो ही सकता है, उसके अंदर मोनोहाइड्रिक के अंदर आ सकता है, वो तो ऊपर लिख दिया मैंने। ताकि ऐसा भी हो सकता है OH के साथ एक तरफ आपके पास CH3 लगा हुआ ऐसे करके, ठीक है। तो ये भी हमारे पास मोनोहाइड्रिक फिनॉल ही है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। लेकिन इस सूरत में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड क्रीसोल। ऑर्थो पोजिशन पर लगा हुआ है तो दिस इज O क्रीसोल, ठीक है। तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हमारे पास है। क्रीसोल भी हमारे पास मोनोहाइड्रिक होता है, जो कोई OH ग्रुप एक ही होता है। दूसरा अब हमारे पास क्या है भाई? डाईहाइड्रिक फिनॉल। अब डाईहाइड्रिक फिनॉल क्या होंगे? जिसके पास हमारे पास दो OH ग्रुप की अटैचमेंट होगी, दो OH ग्रुप अटैच होंगे। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि एक OH यहाँ और एक OH यहाँ आ जाए, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट वे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये एक OH यहाँ पर आ जाए, एक OH यहाँ पर आ जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बन सकती है? एक OH यहाँ आ जाए और एक OH यहाँ आ जाए। अभी दोनों डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स हैं। ये हमारे पास कहलाता है क्या? दिस इज़ कॉल्ड, क्या नाम है? दिस इज़ कॉल्ड कैटिकॉल, कैटिकॉल। इसका नाम हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड, यस, रिसोर्सिनॉल। और इसका नाम क्या हमारे पास है? दिस इज़ हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। तो ये तीन हमारे पास, तीनों ट्राईहाइड्रिक हमारे पास है। थर्ड हमारे पास एक और क्या होता है हमारे पास? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। अब ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या होंगे? जिनमें तीन OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे, दीज विल बी कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसमें एक बस याद रखना है आपको कि ये आपने लिया बेंजीन रिंग, इधर पे एक OH, एक इधर पे OH और एक इधर पे OH। क्या नाम होता है इस स्पेसिफिक कंपाउंड का? दिस इज कॉल्ड पायरोगैलॉल।
पायरोगैलॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ नेम्स हो गए। बस अब आते हैं फिनॉल को स्टार्ट कर, तो उसकी प्रिपरेशन को लिखना विखना नहीं है, बस ये देखना है कि कौन से मेथड से प्रिपेयर किया जाता है इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाएगी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, कि फिनॉल को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए बस एक मेथड याद रखिएगा, उस मेथड का नाम है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस वो तरीका होता है जिससे फिनॉल को प्रिपेयर किया जाता है। कि क्या किस चीज़ का रिएक्शन होता है, सिंपल याद रखिएगा कि क्लोरोबेंजीन होता है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन NaOH के साथ होता है। बस ये एक प्रिपरेशन याद रखिएगा, डाउस प्रोसेस, नाम पूछेंगे आपसे टेस्ट में, ठीक है, कि डाउ प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, आप बोलना फिनॉल बनाया जाता है, बस ये चीज़ पूछते हैं, ठीक है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी देख लें इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लें। फिजिकल प्रॉपर्टी में बस ये पे पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है फिनॉल जो होता है। फिनॉल हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसकी ऑर्डर क्या होती है, तो पेक्यूलियर स्मेल इसको बोलते हैं, पेक्यूलियर ऑर्डर। पेक्यूलियर मतलब मखसूस ऑर्डर होती है इसकी, जो सिर्फ फिनॉल की, फिनॉलिक ऑर्डर जिसको कहा जाता है। तो फिनाइल जैसे पोछा मारता है ना फिनाइल का, तो उससे जो स्मेल आती है तो वो फिनॉलिक ऑर्डर कहलाती है, अच्छी होती है वो सही है, टेस्ट का फ़र्क है, ठीक है, ओके। गाड़ी का धुआं ही पसंद होगा फिर आपको, पेट्रोल की खुशबू भी पसंद होगी, हाँ, तो बस समझ गया मैं, ठीक है। बड़े मसले वाली चीज़ है ये वाली बात, ठीक है। मतलब ये चीज़ सूंघनी नहीं चाहिए उनको ज़्यादा, बिकॉज ये जो वेपर्स होता है ना, वोलेटाइल वेपर्स, ये डेंजरस होते हैं। पेट्रोल और ये सब की खुशबू जो पसंद होती है ना बच्चों को, तो ये लंग्स के मसाइल पैदा करती है कुछ लोगों को, जिनको पसंद आती है खुशबू, क्योंकि जो वेपर्स होते हैं ना सारे, ये लंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इशूज़ करते हैं, जो वोलेटाइल कंपाउंड्स के वेपर्स होते हैं, बायोलॉजी में पढ़ा हुआ। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाती है। अच्छा, नाम मैं नहीं बताऊंगा कि किनसा साबिर ने ये बोला है, मतलब मैं ये नाम नहीं बताऊंगा कि ऐसी कोई चीज़ है नाम मैं बताऊंगा नहीं, मतलब, ठीक है। तो इमरान खान वाला हो गया ये डायलॉग कि अमेरिका की तरफ से ख़त आया है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कहाँ से है तो ओके, सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी में तो हो गया हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बस आप कुछ चीज़ें आप याद रख लेंगे कि फिनॉल एसिडिक होता है, मतलब रिएक्शंस वगैरह नहीं लिखने कोई, बस ये होना चाहिए कि फिनॉल हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है। एक चीज़ ये पता होनी चाहिए आपको, फिनॉल एसिडिक है। अगली चीज़ के फिनॉल के रिएक्शन से कुछ चीज़ें बनती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि फिनॉल का एक बहुत मशहूर रिएक्शन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ। जब तुम ये नाइट्रिक एसिड लोगे हाई टेम्परेचर पे, तो ये आपके सामने बना देगा, क्या पता है, ये बेंजीन रिंग होगी, ये फिनॉल लगा होगा, और एक NO2 इधर, एक NO2 इधर, और एक NO2 इधर, ये बड़ा मशहूर कंपाउंड बन जाएगा। यस, इस कंपाउंड को कहा जाएगा पिक्रिक एसिड। दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इसको कहा जाएगा, और पिक्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है एज एन एक्सप्लोजिव, धमाके खेज मवाद के तौर पे। तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है कि फिनॉल के नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने पर पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, जो एक एक्सप्लोजिव है, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद यूज़ की बात करेंगे, फिनॉल का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो एंटीसेप्टिक के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब जर्म्स वगैरह को रिमूव करने के लिए, जैसा डेटॉल वगैरह में अक्सर इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ा इस्तेमाल फिनॉल का यही है। बाकी बेकलाइट आपको पता है, बेकलाइट बनाने में भी इस्तेमाल है। बेकलाइट है ना, वो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का जो पॉलीमर होता है। बस आई थिंक दैट्स इट अबाउट फिनॉल, ठीक है।